Dear students, you all know that we have two types of chromosomes, autosomes and sex chromosomes. Sex chromosomes are also known as allosomes. Autosomes are of same type in both male and female. They are 44 in numbers, or you can say we have 22 pairs of autosomes. But if we talk about this sex chromosome, then both male and female are having different types of sex chromosome. Like I have shown here, यहाँ पे ये दो chromosomes दिखाए गए हैं. These two chromosomes are the X chromosomes. X and the second X means female is having two X chromosomes. और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल हैज two types of sex chromosome, X type and Y type. Means female have two same type of sex chromosomes XX and male has two different types of sex chromosome X and Y type of chromosome. Now you can see that I have darkened some area. यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ areas को dark किया है. This darkened area are representing the location of gene. जैसे कोई एक जीन है जिसको हमने H से represent किया है, तो ये जीन इस पूरे क्रोमोसोम पर कहाँ पर है, इसकी लोकेशन यहाँ पर दिखाई गई है इस एरिया को. इसी तरीके से पूरे क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं और इन सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं. जैसे इस एरिया को आप जीन कह रहे हैं, ऐसे ही पूरे क्रोमोसोम के ऊपर, सभी क्रोमोसोम्स के ऊपर, चाहे वो ऑटोसोम्स हैं चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम हैं, सभी क्रोमोसोम्स पर इस तरीके से सेगमेंट्स होते हैं एंड दिस सेगमेंट्स आर नोन एज द जीन्स. यहाँ पर सिर्फ आपको एक सेगमेंट को हाईलाइट करके दिखाया गया है और इस सेगमेंट का नाम हमने H रखा है. जिस एरिया पर कोई एक पर्टिकुलर जीन होती है, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये H जीन की लोकेशन है, दिस एरिया इज नोन एज लोकस फॉर दिस जीन. सो जितने भी यहाँ पर आप सेगमेंट दिखाएंगे, ईच एंड एवरी सेगमेंट विल रिप्रेजेंट द लोकस फॉर द डिफरेंट जीन्स. यहाँ पर जीन्स का नंबर कितना है ये वेरी करता है. जैसे X क्रोमोसोम पर कितनी जीन्स है, ये इस Y क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स होंगी उनसे डिफरेंट होगा. इस पे जितनी जो भी टाइप की जीन्स होंगी वो Y क्रोमोसोम से डिफरेंट होंगी. ओके, सो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके ऊपर तो सेम टाइप की जीन्स होती है, जैसे ये होमोलोगस पेयर है. लेकिन अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स मीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. ये आप सब स्टडी कर चुके हैं. तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर की. जैसे आप जानते हैं कि जो ये जीन्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं और आप नेक्स्ट चैप्टर्स में ये पढ़ने भी वाले हैं कि ये जीन्स केमिकली एक कंपाउंड से बने होते हैं. दैट कंपाउंड इज DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये जो DNA है, इस सेगमेंट में जो DNA है, अगर वो चेंज हो जाए किसी भी केमिकल से, किसी भी बायोलॉजिकल मीन से, कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो उस पर्टिकुलर जीन को, सेगमेंट को या उस DNA को, जो भी इस एरिया में हम बात कर रहे हैं, अगर उस सेगमेंट को चेंज कर देता है, उसकी नेचर को चेंज कर देता है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो करेक्टर पहले नॉर्मल जीन डिसाइड करती थी वो करेक्टर भी अब चेंज हो जाएगा. दिस चेंज इन DNA इज नोन एज म्यूटेशन. और अगर जीन्स में जब चेंज आता है तो बहुत बार वो पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं, मीन्स वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, या हो सकता है उस पर्टिकुलर चेंज से उस ऑर्गेनिज्म को कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिले. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसऑर्डर की जो इन जीन्स में डिफेक्ट की वजह से होता है. द डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया. यहाँ पे इस डिजीज को डिस्कस करने से पहले आप एक बात और क्लियर करें कि जीन्स क्योंकि ऑटोसोम्स पर भी हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स पर भी होती हैं. तो अगर एक पर्टिकुलर डिजीज, कोई डिसऑर्डर, कोई म्यूटेशन हम स्टडी कर रहे हैं जिसकी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे हैं, जैसे यहाँ पर ये जीन है, मान लीजिए हम इसको स्टडी करने वाले हैं, इसके इन जीन्स की लोकेशन कहाँ पर है, सेक्स क्रोमोसोम पे दिखाई गई है. तो इस डिसऑर्डर को अगर हम इस जीन से जुड़ा हुआ कोई डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, दैट डिसऑर्डर विल बी नोन एज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. क्यों? क्योंकि उस डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है और अगर वो जीन ऑटोसोम्स के ऊपर है तो हम
ऐसे डिसऑर्डर को ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। आज हम एक डिजीज की बात करने वाले हैं, एक डिसऑर्डर की बात करने वाले हैं, एंड दिस डिसऑर्डर इज नोन एज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को आप ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। तो समझते हैं कि ये हीमोफीलिया क्या होती है, ब्लीडर डिजीज इसको क्यों कहते हैं। लेकिन हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ये एक जीन में डिफेक्ट आने की वजह से एक डिसऑर्डर है। ह्यूमन बींग्स में एक पर्टिकुलर जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, उसमें अगर जब डिसऑर्डर आ जाता है, वो डिफेक्टिव हो जाती है, तब ये हीमोफीलिया या ब्लीडर डिजीज डेवलप होती है। और व्हाट इज हीमोफीलिया, व्हाट इज ए ब्लीडर्स डिजीज? ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें कोई भी पर्सन जिसको ये डिफेक्ट है उसका ब्लड क्लॉट नहीं करता। दिस इज ए डिफेक्ट, दिस इज ए डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट इफ देर इज इवन ए माइनर इंजरी। कोई छोटी सी भी चोट लग जाती है, माइनर इंजरी भी अगर होती है, तो ऐसे केसेस में ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। देयर विल बी ए ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड इवन आफ्टर ए माइनर इंजरी और माइनर कट। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक बॉडी का पार्ट दिखाया है और इस पर कट लगता है। अगर ये नॉर्मल थिंग है, मान लीजिए कट लगता है और कट लगने के बाद आपको मालूम है कि जैसे ब्लड वेसल्स कट होती हैं तो उनमें से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, ये ब्लीडिंग दिखाई गई है। लेकिन क्या ये ब्लीडिंग कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहती है? आपको मालूम है नहीं, ऐसा वो नहीं होता। वी हैव स्पेशल सेल्स, प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं। वो प्लेटलेट्स बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ मिलकर इस ब्लड को क्लॉट करवा देती हैं। मीन्स जो ये ब्लीडिंग है, चाहे वो माइनर इंजरी से हुई है, चाहे वो मेजर इंजरी से हुई है, इस ब्लीडिंग को बहुत जल्दी से इसको बंद करवा दिया जाता है, इस ब्लीडिंग को, बाय द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। और इस क्लॉटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, जिसको आप कह सकते हैं कि देयर इज कास्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन दिस क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग सिंपल एक टर्म आपको सुनाई दे रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट है। और जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के लिए, उनको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसे डिजीज की बात कर रहे हैं जो एक डिफेक्टिव जीन की वजह से डेवलप हुई है। अब देखिए, ये तो हुआ नॉर्मल केस कि जब कट लगता है, कोई इंजरी हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो हमारा ब्लड कुछ सेकंड्स में क्लॉट होना शुरू हो जाता है और ये जो ब्लड का जो लॉस है इसको मिनिमाइज किया जाता है। ये कुछ टाइम के बाद अपने आप देखेंगे कि ये एरिया बिल्कुल सील हो जाता है। तो इस क्लॉटिंग को ऑपरेट करने में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो तरह के प्रोटीन्स की, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। फैक्टर 8 को हम बोलते हैं एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन और 9th फैक्टर को हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दो प्रोटीन्स के नाम हैं। आप इन दो प्रोटीन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं वो हमारे इस एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। अब आप देखिए, एक्स क्रोमोसोम मेल्स के पास भी होता है, फीमेल के पास भी। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस जीन की वजह से ही, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों में ब्लड क्लॉटिंग हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे H सिंबल का मतलब है कि नॉर्मल जीन दिखाई है। दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल जीन। मतलब अगर ये नॉर्मल जीन है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इसको हमने कैपिटल H से दिखाया है, ये नॉर्मल जीन है, तो हमारी बॉडी में फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 दोनों बनते हैं। एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन नॉर्मली सिंथेसाइज होते हैं। कोई भी माइनर मेजर इंजरी होने के बाद हमारा ब्लड इन दोनों फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट से क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ओके, ये तो हुई बात नॉर्मल कंडीशन की। लेकिन अगर इस जीन में, ये जो जीन है इसमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी विल फेस ए प्रॉब्लम टू क्लॉट अवर ब्लड। हमारी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्टर्स अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे? क्योंकि हमारे जीन डिफेक्टिव है। तो उस केस में ऐसे पर्सन जिसमें ये डिफेक्टिव जीन है, उनका ब्लड
क्लोट नहीं करता, वो कंटिन्यूसली उसका लॉस होता रहता है, और दिस कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड कैन इवन मेक हिम और हर टू डाई। अगर उसी वक्त उसको कोई क्लोटिंग फैक्टर्स डॉक्टर्स की असिस्टेंस वहाँ पर नहीं ली गई, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं दिए गए, तो वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इस डिजीज को हम ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। व्हाट इज ए हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर और इट इज डिजीज इन विच द ब्लड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन is unable to clot. Why the blood is unable to clot? Because of absence of important protein factors. Why these factors are absent in his or her blood? Because the genes synthesizing these factor is defective. जो जीन इन फैक्टर्स को सिंथेसाइज करती है वो डिफेक्टिव जीन है। तो ये जो H है, कैपिटल H है, ये नॉर्मल जीन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ये जीन, नॉर्मल जीन कहाँ पर लोकेटेड है? ये इस X क्रोमोसोम के ऊपर है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये जीन डिफेक्टिव हो सकती है, और इस डिफेक्टिव जीन को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल h से, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाइए, ये एक क्रोमोसोम है जिस पे देखिए ये कैपिटल H दिखाई गई हैं, ये दोनों जीन्स नॉर्मल दिखाई गई हैं। लेकिन यहाँ इस क्रोमोसोम को देखिए, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा दिया है, जिससे स्मॉल h। ये एक डिफेक्टिव जीन है, यानी कि ये जो फीमेल है जिसके पास ये 2 X क्रोमोसोम्स हैं, इनमें एक X क्रोमोसोम के ऊपर तो नॉर्मल जीन दिखाई गई है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर एक डिफेक्टिव जीन दिखाई गई है। यहाँ पर मेल को देखिए, मेल को चेक कीजिए, ये मेल नॉर्मल है, इसके पास जो क्रोमोसोम X है इसके ऊपर ये नॉर्मल H जीन है, कैपिटल H जीन है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, क्योंकि जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए, तो इस हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा, एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन में कैसे पास होगी। तो इसके लिए जो जीन है हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो एक सेक्स लिंक्ड जीन है, क्योंकि वो जीन क्रोमोसोम X के ऊपर प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन X क्रोमोसोम के ऊपर है। इन सभी क्रोमोसोम्स में वो डिफेक्टिव जीन्स कहाँ दिखाई गई है? वो डिफेक्टिव जीन ये रही, ठीक है, ये नॉर्मल जीन्स दिखाई गई है, ओके। एंड दिस इज शोन, दिस क्रोमोसोम इज हैविंग दिस एबनॉर्मल जीन। तो ये सेक्स लिंक्ड इसलिए क्योंकि ये जीन X क्रोमोसोम पर है। दूसरा एक और आपको याद रखना है यहाँ पे कि एक रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन होने का मतलब कि अगर नॉर्मल कंडीशन है, जैसे ये नॉर्मल हमारी जीन है, ये नॉर्मल जीन है, तो ये चाहे होमोजाइगस केस में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है वो, और ये अपने आप को हेट्रोजाइगस केस में भी एक्सप्रेस करेगी। ये देखिए H एंड स्मॉल h, ये हेट्रोजाइगस केस हुआ क्योंकि डोमिनेटिंग जीन है। नॉर्मल जीन इज डोमिनेटिंग और जो एबनॉर्मल जीन है वो रिसेसिव जीन है, ओके। नाउ लेट्स स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न। अब आपको यहाँ पर स्टडी करना है फीमेल्स और मेल्स क्रोमोसोम्स को। यहाँ पर देखिए, मैंने ये 2 X क्रोमोसोम दिखाई है, इसका मतलब ये एक फीमेल दिखाई गई है, इस पर ये नॉर्मल जीन दिखाई गई है H, कैपिटल H से हमने इसको नॉर्मल जीन रिप्रेजेंट किया, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है। और अगर फीमेल के दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर नॉर्मल जीन है तो वो फीमेल भी नॉर्मल होगी, उसमें हीमोफीलिया डेवलप नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों ही जीन्स नॉर्मल है, ओके। अब देखिए, अगर एक X क्रोमोसोम के ऊपर तो नॉर्मल जीन है जैसे ये दिखाई गई है, और दूसरे X क्रोमोसोम के ऊपर एबनॉर्मल जीन है या डिफेक्टिव जीन है, ये वाली, ये दिखा दी गई, तो इस फीमेल में क्या वो डिजीज डेवलप होगी? वो डिजीज इस फीमेल में डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आपको अभी बताया गया था कि H, ये जो नॉर्मल जीन है ये डिफेक्टिव जीन के ऊपर डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर ये कैपिटल H जो है ये इस स्मॉल h के ऊपर डोमिनेट कर रही है। तो ये फीमेल, हालांकि इसके एक क्रोमोसोम पर ये वाली जो जीन है ये है तो एबनॉर्मल हीमोफिलिक जीन है,
लेकिन इस फीमेल में ये डेवलप नहीं होगी, ये आपको हीमोफीलिया इस फीमेल में नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये एक रिसेसिव जीन है। तो ऐसे फीमेल्स को हम कहते हैं कैरियर। देखने में ये फीमेल कैसी होगी, इसमें डिजीज तो डेवलप हुई नहीं है, तो ये फीमेल कैसी है, ये कैरियर फीमेल बोली जाएगी। ये उस जीन को, उस एबनॉर्मल जीन को कैरी तो कर रही है, इसके बॉडी में वो जीन है, लेकिन वो अपना इफेक्ट नहीं शो करती। ये इफेक्ट इसलिए शो नहीं करती क्योंकि इसके पैरेलल में जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके ऊपर नॉर्मल जीन है जो डोमिनेटिंग है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि फीमेल्स में अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल जीन है, एक क्रोमोसोम के ऊपर एबनॉर्मल जीन है, तो वो कैरियर होती है, उसमें वो डिजीज अपीयर नहीं होगी, लेकिन वो कैरियर है क्योंकि उसमें वो जो जीन है वो हाइड किए हुए अपने इफेक्ट को। अब देखिए नेक्स्ट केस, मान लीजिए दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर एबनॉर्मल जीन्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर इस केस में ये जो नॉर्मल जीन है इसकी जगह भी एबनॉर्मल जीन आ जाती है, तो ये यहाँ पे दिखाया। तो ऐसी फीमेल्स जिसमें ये होमोजाइगस केस आ गया, दोनों ही क्रोमोसोम्स पे एबनॉर्मल जीन अगर है तो वो फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती, वो अर्ली स्टेजेस में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ फीमेल का पैटर्न कि ये तो देखो नॉर्मल है ही, ओके, यहाँ तो जीन्स ही नॉर्मल है तो ये नॉर्मल फीमेल है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस अगर केस है फीमेल्स में तो वो कैरियर होंगी, डिजीज के सिम्टम्स कुछ भी इनमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो अपनी प्रोजेनिस में जरूर अपनी इस बीमारी को पास करने वाली हैं। वो अभी हम पैटर्न स्टडी करेंगे। और अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव केस उसमें डेवलप होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, अर्ली स्टेजेस में डेथ हो जाती है। ऐसे फीमेल्स आपको पॉपुलेशन में नहीं दिखाई देती। ये केस पॉसिबल है लेकिन ये इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेल्स की। आप देखिए यहाँ पर एक्स और ये वाई क्रोमोसोम, और इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमने कि नॉर्मल जीन दिखाई है। बात समझ में आ रही है? ये नॉर्मल जीन है तो ये कैसा मेल होगा? ये तो नॉर्मल मेल है, इसमें कोई भी डिजीज डेवलप नहीं होगी, इसके पास नॉर्मल जीन है, क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए नॉर्मल जीन है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये रिसेसिव जीन यानी एबनॉर्मल जीन इस एक्स क्रोमोसोम पे है, तो क्या इसमें डिजीज डेवलप होगी? यहाँ फीमेल में तो नहीं डेवलप हुई थी, फीमेल को तो हमने कैरियर बोला था, लेकिन ये कैरियर तब थी जब इसके पैरेलल में दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल एच थी यानी नॉर्मल जीन थी। क्या आपको वाई पे कोई जीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। मेल्स की खासियत ये होती है कि वो हेमीजाइगस होते हैं, किसी भी जीन के लिए हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब उनके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, सेक्स क्रोमोसोम में, वाई के ऊपर उसके पैरेलल कोई जीन नहीं है। तो अब बताइए क्या इसमें ये डेवलप होगा, ये करैक्टर डेवलप होगा? इसमें ये करैक्टर डेवलप हो जाएगा, दे विल बी हीमोफिलिक। ये एबनॉर्मल मेल है, हीमोफिलिक मेल है। क्या ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं? देखिए ये तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? तो आप कहेंगे यस दे एग्जिस्ट, दे डू एग्जिस्ट, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुली अपनी लाइफ को प्लान करना होता है, क्योंकि माइनर इंजरी भी इनके ब्लड का काफ़ी लॉस करवा सकती है, और इसीलिए या तो उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, या उन्हें एकदम से कोई भी कट लगता है तो डॉक्टर की असिस्टेंस उन्हें उसी वक्त लेनी पड़ती है, अदरवाइज दे विल फेस ए ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ऐसे मेल्स हीमोफिलिक होते हैं, ये हेमीजाइगस है। क्लियर हो गया आप सभी को? ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल जीन डोमिनेटिंग होती है। हेटेरोजाइगस फीमेल्स में हीमोफिलिया डेवलप तो नहीं होता है लेकिन वो कैरियर मानी जाती हैं, और होमोजाइगस फीमेल्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन मेल्स अगर ये कंडीशन है, हेमीजाइगस कंडीशन है, तो ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जब आपको बात समझ में आ गई है तो एक बार इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी कर लेते हैं। मेरे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए एक कैरियर फीमेल दिखाई गई है। कैरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक क्रोमोसोम पे तो नॉर्मल जीन है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है दिखाना, लेकिन जैसे आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये नॉर्मल जीन है इसके पास, ठीक है, और दूसरे पे एबनॉर्मल जीन है, तो ये कैरियर फीमेल है। इसमें हीमोफीलिया नहीं नज़र आ रहा।
अगर ऐसे फीमेल को जो अपेरेंटली तो आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है लेकिन है कैरियर, इसकी मैरिज किसी हीमोफिलिक मैन से हो जाती है, जैसे इसकी मैरिज यहाँ इसके साथ हुई, इसको हीमोफीलिया क्यों है? क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम पे एबनॉर्मल जीन है। देखने में ये नॉर्मल दिखाई दे रही है, तो ऐसा लगता है कि मैरिज हुई है एक ऐसे पर्सन के साथ जिसको हीमोफीलिया है, और ऐसी फीमेल ऐसी है जो नॉर्मल दिखाई देती है। ठीक है, अब देखें कि जब इनकी मैरिज के बाद इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो वो किस तरह के होने के चांसेस होंगे। देखिए, इसने गैमीट्स बनाए, एक गैमीट में ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम गया, नॉर्मल जीन वाला क्रोमोसोम गया, और दूसरे गैमीट में दूसरा क्रोमोसोम, लेकिन इस क्रोमोसोम पे ये डिफेक्टिव जीन है। ऐसे ही यहाँ पर मेल का देखिए, मेल ने भी दो तरह के गैमीट्स बनाए, एक में ये एबनॉर्मल जीन वाला एक्स क्रोमोसोम है और दूसरे गैमीट में ये वाई क्रोमोसोम है। इस पे तो कोई जीन है ही नहीं, ऐसी कोई हीमोफीलिया वाली। अब देखिए, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या चांस होते हैं, इनमें किस तरह के प्रोजेनीज आने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखिए मैंने इस साइड इस कॉलम में तो फीमेल के गैमीट्स दिखाए हैं और यहाँ पर ये मेल के गैमीट्स दिखाए हैं। अगर ये मेल फीमेल का ये वाला जो गैमीट है अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है तो फीमेल कैसी होगी? देखिए, ये बिल्कुल अपने मदर के जैसी कैरियर होगी, यानी कि ये नॉर्मल दिखाई देगी। इसे ये कहाँ से मिला है, ये जीन कहाँ से मिली है? इसे अपने फादर से ये जीन मिली है। ध्यान रखिएगा, मदर से तो इसे नॉर्मल क्रोमोसोम मिला है, लेकिन फादर से इसे ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम मिला है। ठीक है, तो ये तो फीमेल होगी कैरियर, आप इसे कैरियर लिख सकते हो। ओके, अब ये देखिए, अगर ये क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज करता है तो ये कैसा होगा? ये नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल है, इसमें कोई भी एबनॉर्मल जीन नहीं है। वाई क्रोमोसोम है तो ये मेल हो गया, ये फीमेल है लेकिन कैरियर है। अब आप इसे देखिए, एक क्रोमोसोम एबनॉर्मल क्रोमोसोम इसको अपने मदर से मिला है और ऐसे ही एक डिफेक्टिव जीन वाला क्रोमोसोम इसे अपने फादर से मिला है। तो ये वाली जो है फीमेल, ये कैसी होगी? दिस विल बी हीमोफिलिक फीमेल। लेकिन जैसे आपको बताया था कि ऐसी फीमेल एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये तो जब अर्ली स्टेजेस में इसकी डेथ हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कैरियर है। तो दो डॉटर्स होने के चांसेस हैं, दो तरह के डॉटर्स होने के चांसेस हैं। एक ऐसी डॉटर जो कैरियर होगी और एक ऐसे डॉटर होने के चांसेस हैं जो अर्ली स्टेजेस में ही इस डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनके सन होने के किस तरह के होने के चांसेस हैं। ये तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये वाई क्रोमोसोम तो इसे अपने फादर से मिला है, लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम इसे कहाँ से मिला? ये अपनी मदर से मिला है इसे। देखिए, तो ये मेल कैसा होगा? ये हीमोफिलिक मेल होगा। ठीक है, हीमोफिलिक मेल। और यहाँ पे इस मेल को ये जीन किससे मिली है? अपनी मदर से मिली है। तो जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं या कोई भी इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, उसमें एक खासियत होती है कि मदर्स अपने डिफेक्टिव जीन को अपने सन को पास करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि फादर से तो सन को मेल मेंबर्स को वाई मिलता है, ये मदर्स होती हैं जिनसे उनको एक्स क्रोमोसोम मिलता है। तो कोई भी अगर सेक्स लिंक्ड जीन है तो वो उन्हें अपनी मदर से मिली होती है, मेल्स को। ठीक है, मेल दे गेट द सेक्स लिंक्ड जीन फ्रॉम देयर मदर्स, और फिर वो मेल वो किसको पास करेगा? देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें कि फीमेल से जीन किसको पास हुई, मतलब मदर है ये, इससे किसको पास हुई? मेल को, यानी उसके सन को। अब ये मेल जब फादर का रोल इसका आएगा तो ये मेल किस में पास करेगा? ये मेल अपने डॉटर्स को वो जीन पास कर देगा। इस फादर को अपनी ये जो इसने डॉटर को जीन दी है, ये कहाँ से मिली है? इसको अपनी मदर से मिली थी। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इन मीन फीमेल passes its gene to the male and male passes its gene to the female. ओके, ये एक केस था। अब ऐसा ही एक और केस है, बिल्कुल ऐसा ही इनहेरिटेंस पैटर्न है। यहाँ पर देखिए, ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल, क्योंकि इसके पास दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं दिखाई गई है। ये मेल कैसा है? ये हीमोफिलिक मेल है।
तो अगर किसी नॉर्मल फीमेल की मैरिज हीमोफिलिक मैन के साथ होती है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स किस तरह के आने के चांसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों ने गैमेट्स बनाए, ये फीमेल के नॉर्मल गैमेट्स हैं और ये मेल के दो तरह के गैमेट्स हैं। एक में वाई है, दूसरे में एक्स है, लेकिन उस पर डिफेक्टिव जीन है, ये वाली डिफेक्टिव जीन गई है। अब देखिए फ्यूज़न दिखाते हैं, यहाँ पे फीमेल के गैमेट्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे मेल के गैमेट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इनको फ्यूज़ करवाते हैं। तो अगर ये गैमेट एग अगर मेल के इस गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है जिसमें ये क्रोमोसोम है, तो देखिए ये फीमेल कैसी होगी, ये इनकी डॉटर कैसी होगी, ये कैरियर है। ठीक है, अब इसको देखें, ये नॉर्मल मेल है, दिस इज नॉर्मल मेल। अगर ये गैमेट फ्यूज करता है तो ये कैरियर और डॉटर है इसकी, और अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है तो नॉर्मल मेल। तो ऐसे कपल के जो ऑफस्प्रिंग्स होने के चांसेस हैं, कपल में फीमेल नॉर्मल हो और हीमोफिलिक मैन हो, फादर जो है वो हीमोफिलिक हो और मदर उसकी नॉर्मल हो, तो उनके जो उस कपल के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें से 2 डॉटर्स होने के चांसेस हैं और दोनों ही डॉटर्स कैरियर होंगी। इन कैरियर फीमेल्स को ये जीन कहाँ से मिली है? अपने फादर से, मदर ने नहीं दिया, मदर से नॉर्मल क्रोमोसोम मिला है। ठीक है, तो अभी आपको पहले भी बताया था कि फादर हमेशा अपने डॉटर्स को वो डिफेक्टिव जीन या सेक्स लिंक जीन पास करते हैं। ऐसे ही अगर इनके सन की बात करते हैं तो ये दोनों ही जो मेल मेंबर्स इनकी ऑफस्प्रिंग्स में होंगे वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि वाई पर तो वो जीन है ही नहीं, डिफेक्टिव जीन नहीं है, और जो एक्स क्रोमोसोम है जो मदर से उसे मिलने हैं वो दोनों ही नॉर्मल टाइप के। ओके, तो ये हीमोफीलिया डिजीज़ है। इसमें हमने यही सीखा है कि देखने में बहुत बार कुछ फीमेल्स आपको नॉर्मल नज़र आती हैं, अगर वो डिजीज़ सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है तो फीमेल्स कैरियर होती हैं। होमोजाइगस फीमेल्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, हेट्रोजाइगस फीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरियर फॉर दैट डिफेक्टिव जीन, जो अपेरेंटली उनमें नहीं दिखाई दे रही है, उनमें वो करेक्टर नज़र नहीं आता है क्योंकि वो रिसेसिव जीन है। लेकिन वो करेक्टर कब नज़र आएगा? जब वो फीचर, वो अपना क्रोमोसोम अपने ऑफस्प्रिंग्स में पास करेंगे, और वो किन ऑफस्प्रिंग्स में नज़र आएगा? वो आपको मेल मेंबर्स में नज़र आएगा, क्योंकि मेल्स में हेमीजाइगस कंडीशन होती है। हेमीजाइगस, जैसे यहाँ पर ये हेमीजाइगस कंडीशन है। ओके, so I hope this disease is clear to you.